हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्रोन का सेट नंबर 7 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है तो कहाँ अवस्थित है? कुशीनगर। आंसर ए हो जाएगा। कुशीनगर कहाँ है? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है और कुशीनगर उत्तर प्रदेश का एक जिला है। देखिए यहाँ पे बुद्ध भगवान का महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी मृत्यु प्राप्त हुआ था। देखिए कुशीनगर में एक मंदिर है, गौतम बुद्ध भगवान का एक मंदिर है और लेटी हुई प्रतिमा है। और इसको माना जाता है कि ये विश्व का सबसे पवित्र मंदिर है। विश्व का सबसे पवित्र मंदिर इसी मंदिर को माना जाता है, कुशीनगर में जो मंदिर है उसको। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? आरंभिक जैन साहित्य का भाग कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दो का ए हो जाएगा। दो का ए, क्योंकि ये थेरी गाथा जो है, थेरी गाथा ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। थेरी गाथा बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी बौद्ध साहित्य है। क्या है? थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है। बाकी सूत्र कृतांग, अचरांग सूत्र और बृहत कल्प सूत्र ये तीनों जैन धर्म से संबंधित है, लेकिन थेरी गाथा बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म का एक साहित्यिक ग्रंथ है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें क्या करना है? निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित है? सुमेलित है, कौन सुमेलित है, यानी सही को चुनना है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता चित्रित धूसर मृतभांड। तो हड़प्पा सभ्यता में चित्रित धूसर मृतभांड नहीं था, हड़प्पा सभ्यता में था काला और लाल मृतभांड, काला और लाल मृतभांड। तो ये तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिए कुषाण, कुषाण गंधार कला शैली, हाँ ये सुमेलित है। कुषाण गंधार कला शैली ये सुमेलित है, बाकी सारा क्या है? गलत है। और देखिए पहाड़ी चित्र शैली, ये पहाड़ी चित्र शैली ये हिमालय के तराई वाला क्षेत्र में देखने को मिलता है, पहाड़ी चित्र शैली। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की? बाबर ने जिहाद की घोषणा की तो कौन सा युद्ध में किया था? तो ये खानवा के युद्ध में किया था। खानवा के युद्ध, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका। खानवा के युद्ध कब हुआ था? खानवा के युद्ध हुआ था 16 मार्च, 16 मार्च 1527 में हुआ था। 1527 में हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। राणा सांगा का इसमें पराजय होता है और बाबर का जीत होता है। राणा सांगा को 18 युद्धों का विजेता बोला जाता है, यानी 18 युद्ध का विजेता थे वो। उसके बाद देखिए इसमें इसी में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया। इसी में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया। गाजी के उपाधि इसी युद्ध में धारण किया था और तमगा नामक कर से मुसलमानों को मुक्त किया था, मुक्त करने का आश्वासन दिया था इसी युद्ध के दौरान। कौन सा कर? तमगा, तमगा, तमगा नामक कर था। ये इस कर से मुसलमानों को मुक्त देने की ऐलान किया था, घोषणा किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो ये शाहजहाँ किया था। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अवध का प्रथम नवाब था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सदात खां। उसके बाद 7 नंबर देखिए, 7 नंबर, 7 नंबर में देखिए क्या है? अंग्रेजों ने रैयत-बड़े व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की तो कहाँ किया था? मद्रास प्रेसिडेंसी। आंसर क्या हो जाएगा? 7 का डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे, निम्नलिखित में कौन सी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? शिव वर्मा नहीं था। बाकी भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद तीनों HRA के सदस्य थे, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। HRA का स्थापना कब होता है? HRA का स्थापना 1924 में होता है। 1924 में होता है। कहाँ होता है? कानपुर में होता है, कानपुर में होता है। उसके बाद HAR का नाम, HRA का नाम बदल के कर दिया जाता है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ये कर दिया जाता है। कब किया जाता है? 1928 में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो इसका स्थापना दिल्ली में किया जाता है। स्थापना कहाँ? दिल्ली में किया जाता है। उसके बाद 9 नंबर देखिए, 9 में देखिए, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि? तो क्योंकि सबसे बड़ा कारण था चौरा चौरी का हिंसक घटना, हिंसा जो भड़क गया था, उसी के कारण असहयोग आंदोलन को गांधी जी द्वारा स्थगित कर दिया गया था। तो ये चौरा चौरी की घटना कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था।
कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 1922 को हुआ था। उसके बाद आगे देखिए, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य तथा कृषि था। खाद्य तथा कृषि, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद कुछ और फैक्ट देख लीजिए इसमें। देखिए, जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। विदेशी विभाग इनके पास था। राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले भी इन्हीं के पास था। सरदार पटेल के पास गृह एवं सूचना प्रसारण था। बलदेव सिंह के पास रक्षा था। और डॉक्टर जॉन मथाई के पास उद्योग एवं आपूर्ति था। और सी राजगोपालाचारी के पास शिक्षा था। CH भाभा के पास कार्य एवं खनन था। आसफ अली के पास रेलवे था। जगजीवन राम के पास श्रम था। लियाकत अली के पास वित्त मंत्रालय था। और अब्दुल रफ नस्तर के पास संचार मंत्रालय था। उसके बाद आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, बांग्लादेश की सीमा से लगने वाला भारत के राज्य, बांग्लादेश के साथ सीमा लगने वाला भारत के राज्य कौन हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा मेघालय का लगता है, असम का लगता है, पश्चिम बंगाल का लगता है, त्रिपुरा का लगता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए, बांग्लादेश से नागालैंड का सीमा नहीं लगता है। और किसका नहीं लगता है? सिक्किम का नहीं लगता है। नागालैंड और सिक्किम का नहीं लगता है बांग्लादेश से सीमा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। मेघालय का लगता है, असम का लगता है, पश्चिम बंगाल का लगता है और त्रिपुरा का लगता है। देखिए, बांग्लादेश से सीमा लगने वाला कुल 5 राज्य है। कितना राज्य? कुल 5 राज्य। बांग्लादेश से कितना राज्यों की सीमा लगता है? 5 राज्यों से सीमा लगता है बांग्लादेश का। 5 राज्यों में कौन कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा और असम हो जाएगा। उसके बाद देखिए, चीन के साथ कितना राज्यों का सीमा लगता है? चीन के साथ 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश का सीमा लगता है। केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख हो जाएगा। और राज्य में हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और उत्तराखंड हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ सीमा लगने वाला राज्यों की संख्या कितना है? 4 है। 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, मतलब टोटल 4। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। नेपाल के साथ सीमा लगने वाला 5 राज्य। नेपाल के साथ सीमा लगने वाला 5 राज्य। नेपाल के साथ भी 5 राज्यों का सीमा लगता है। बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड का। म्यांमार के साथ 4 राज्यों का सीमा लगता है। म्यांमार के साथ 4 राज्यों का सीमा लगता है। कौन कौन सा राज्य हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। और भूटान के साथ कौन कौन सा राज्य का? भूटान के साथ भी 4 राज्यों का सीमा लगता है। तो देखिए, इसमें कौन कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और असम हो जाएगा। अफगानिस्तान के साथ किसका सीमा लगता है? केवल एक यूटी का लगता है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का लगता है। चलिए, उसके बाद आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। तो पुडुचेरी का क्षेत्र 3 राज्यों में पाया जाता है। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में पाया जाता है। तो 3 राज्य में कौन हो जाएगा? एक तो हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा और केरल हो जाएगा। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 13 का आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए, पुदुचेरी का 4 क्षेत्र है। पुदुचेरी का कितना? 4 क्षेत्र है और 3 राज्यों में विस्तृत है। 3 राज्यों में विस्तृत है। तो देखिए, पुदुचेरी एवं कराईकल, पुदुचेरी एवं कराईकल कहाँ? तमिलनाडु में। पुदुचेरी एवं कराईकल 2 क्षेत्र कहाँ है? तमिलनाडु में। पुदुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में है। केरल में क्या है? माहे है। केरल में क्या है? माहे। और आंध्र प्रदेश में क्या है? यनम है। आंध्र प्रदेश में यनम है, केरल में माहे है और तमिलनाडु में पुदुचेरी और कराईकल है। अब देखिए, ये जो था पुदुचेरी, ये किसके अधीन था? फ्रांसीसी के अधीन था। और यानी ये भारत के संप्रभुता में 1954 में शामिल हुआ। भारत के संप्रभुता में 1954 में शामिल हुआ। उसके बाद आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ में कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो कौन सी सबसे लंबी नदी है? गोदावरी। गोदावरी की लंबाई कितनी है? गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। यानी भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी। भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन हो गया? तो हो गया गंगा, जिसका लंबाई कितना? 2525 है। दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन हो गया? गोदावरी हो गया, जिसका लंबाई कितना है? 1465 किलोमीटर। उसके बाद आगे देखिए,
क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित राज्यों में से किस में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है? सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है तो कहाँ आती है? उड़ीसा में आती है। यहाँ हमेशा कभी चक्रवात कभी बाढ़ आते रहता है यहाँ पे। उसके बाद देखिए, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है? तो किस नदी पे नागार्जुन सागर परियोजना? तो ये नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे? कृष्णा नदी पे है। और कौन सा राज्य में? तो आंध्र प्रदेश में। राज्य कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला। और ये जो नागार्जुन परियोजना है, दो राज्यों में स्थित है। ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जिला है जिसका नाम है गुंटूर, और तेलंगाना का जिला है जिसका नाम है नालगोंडा। नालगोंडा और गुंटूर जिला में ये विस्तृत है नागार्जुन सागर परियोजना। अब देखिए, ये जो परियोजना बना था ये 1967 में निर्मित हुआ था। 1967 में निर्मित हुआ था नागार्जुन सागर परियोजना। ये कितने राज्यों में है? दो राज्यों में है। ये परियोजना दो राज्यों में है। कहाँ कहाँ? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? नालगोंडा। तेलंगाना का नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट। और ये आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला। देखिए उसके बाद 17 नंबर में देखिए, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है तो गेहूं नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। बाकी गन्ना, जूट और कपास नकदी फसल में है। और कुछ फसलें हैं जो नकदी फसल के अंतर्गत आता है। इसमें क्या हो गया? गन्ना हो गया, जूट हो गया, कपास हो गया, और केला, तंबाकू, तिलहन जैसे सूरजमुखी, मूंगफली हो गया, सरसों हो गया। ये सब क्या है? नकदी फसल है। यानी किसान इसको बेच के तुरंत क्या पैसा मतलब कमाता है। उसके बाद देखिए, भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधन के सबसे बड़े भंडार है? सबसे बड़ा भंडार है किस क्षेत्र में? भारत के किस क्षेत्र में? तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर हो जाएगा, 18 का डी हो जाएगा, दक्षिण पूर्व में। भारत के दक्षिण पूर्व में सर्वाधिक खनिज का भंडार है। देखिए कुछ बात फैक्ट यहाँ पे समझिए कि देखिए, उड़ीसा का पठार जो है वहाँ पे खनिज का भंडार है। छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ पे खनिज का भंडार है। और दंडकारनाय पठार है, वहाँ पे खनिज का भंडार है। और बघेलखंड का पठार है, महानदी बेसिन है। ये सब क्षेत्रों में खनिज का मतलब भरपूर भंडार है। अब देखिए, इसी क्षेत्र में जो धारवाड़ प्रकार की ये चट्टानें हैं उसमें लौह अयस्क, तांबा, मैंगनीज, कोबाल्ट, टंगस्टन वगैरह पाया जाता है। धारवाड़ प्रकार के चट्टान में लौह अयस्क पाए जाते हैं। धारवाड़ में कौन सा? लौह अयस्क पाए जाते हैं। और गोंडवाना में कोयला पाया जाता है। गोंडवाना में कौन सा पाया जाता है? क्या पाया जाता है? अधात्विक पाया जाता है, यानी कोयला पाया जाता है। उसके बाद देखिए 19 नंबर, भारत में जवारी ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ हैं? तो कहाँ पे है? भावनगर। कहाँ? भावनगर। कहाँ हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। गुजरात में जवारीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभावनाएं हैं। यहाँ पे देखिए, जवारीय ऊर्जा जो समुद्र में जवार आता है वो लगभग 8 मीटर ऊंचा होता है। 8 मीटर ऊंचा होता है। यानी 8 मीटर ऊंचा रहने के कारण वहाँ पे ये जवारीय ऊर्जा उत्पादन करने का संभावना बनता है। उसके बाद देखिए 20 नंबर, दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो ये क्या है? अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है। अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है। क्योंकि कुछ और फैक्ट इसमें समझ लीजिए। जैसे देखिए, इसका जो आधारशिला रखा गया था ये रखा गया था 1983-84 में। गंगोत्री का आधारशिला कब रखा गया था? 1983-84 में रखा गया था। 1983-84 में रखा गया था गंगोत्री का आधारशिला। गंगोत्री का आधारशिला कहाँ? अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है। देखिए वर्तमान समय में ये मतलब परिचालित नहीं है, बंद पड़ा है। क्योंकि यहाँ पे कुछ घटना घटा था। ये लगभग 1990-91 में, 90-91 में ये पूरा हिम के चादर से ढक गया था। लगभग यहाँ पे इस शोध केंद्र पे लगभग 70 मीटर ऊंचा बर्फ का चादर से ढका हुआ है, जिस कारण से ये मतलब क्या है? ये अनुसंधान केंद्र क्या है? बंद पड़ा हुआ है। और इसके अलावा दो और अनुसंधान केंद्र है, जिसका एक का नाम है क्या है? मैत्री, और दूसरा का नाम क्या है? भारती। एक का नाम मैत्री है, दूसरा का नाम क्या है? भारती है। देखिए, मैत्री शोध केंद्र का स्थापना हुआ था 1998 में। 1998 में, सॉरी 1988 में हुआ था। मैत्री का कब हुआ था? 1988 में हुआ था। और एक और जो अभी वर्तमान समय में बना है कुछ साल पहले, जिसका नाम है ये भारती। भारती कब बना? भारती बना है 2012 में। भारती कब बना? 2012 में। भारतीय अनुसंधान कब स्थापित हुआ? 2012 में। और मैत्री 1988 में। मैत्री 1988 में। और गंगोत्री कब बना था? 1983 में। जो गंगोत्री अभी बंद है, बाकी दो कार्यरत हैं। कार्यरत कौन कौन है? तो एक मैत्री और दूसरा भारती। उसके बाद आगे देखिए,
किस तिथि को दिन रात बराबर होता है, किस तिथि को दिन रात बराबर होता है। तो 21 का आंसर क्या होगा, 21 का आंसर हो जाएगा बी होगा। 23 सितंबर को दिन रात क्या होता है, बराबर होता है, यानी 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पे सूर्य लंबवत चमकता है। उसके बाद 22 नंबर देखिए, 38वीं समानांतरित सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करता है। तो किसको करता है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है, स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। 23 का आंसर क्या होगा, 23 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है, सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार कहा जाता है। ये सैन फ्रांसिस्को कहाँ है, तो ये कैलिफोर्निया में है। कहाँ है, कैलिफोर्निया अमेरिका में है। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अब 24 में देखिए, डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है, डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है, तो ये हिंद महासागर में स्थित है। डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। अब इसमें कुछ बेसिक फैक्ट देख लीजिए, डियागो गार्सिया का खोज किसने किया था, तो ये पुर्तगाल का एक यात्री था डियागो गार्सिया, पुर्तगाल का एक यात्री था डियागो गार्सिया, उसी ने खोज किया था। इसका खोज कब हुआ था, लगभग 1500 ईस्वी में हुआ था। इसका खोज कब हुआ था, 1500 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, डियागो गार्सिया किया था। किस महासागर में है, तो हिंद महासागर में है। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो BN राव, आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए 26 नंबर, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार, तो ये क्या है, तो ये मूल अधिकार है। मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा, क्या अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। तो ये क्या है, मूल अधिकार है। इसको कब शामिल किया गया था, तो इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 में, इसको 2002 में जोड़ा गया था, इसको 2002 में शामिल किया गया था मौलिक अधिकार के अंतर्गत। लेकिन ये और अनुच्छेद कितना आ जाएगा, अनुच्छेद 21 के ए के तहत इसको कहाँ रखा गया, 21 के ए में, 21 के ए में रखा गया है। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो कब इसको शामिल किया गया, 86वें संविधान संशोधन 2000 में। और कहाँ रखा गया इसको, अनुच्छेद 21 के ए में, 21 के ए में। लेकिन देखिए इस पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, तो ये पूर्ण रूप से लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 से पूर्ण रूप से लागू हुआ है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27, भारत के प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। यानी लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितना आयु होना चाहिए, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तो 25 वर्ष, राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष, राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष, और प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ने के लिए 35 वर्ष। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है, तो राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, तो किया जाता है 12 सदस्यों का मनोनीत किया जाता है। लेकिन अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि अब लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो 2 सदस्य नियुक्त किए जाते थे वो अब नहीं किया जाएगा। अब राष्ट्रपति केवल और केवल कितना सदस्य को नियुक्त करेंगे, तो मनोनीत करेंगे 12 सदस्य को ही करेंगे। पहले कितना करते थे टोटल संसद में, 14 सदस्य को, लेकिन अब कितना मनोनीत करेंगे, केवल और केवल 12 सदस्यों को। देखिए जो 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं ये अपने क्षेत्र में प्रख्यात होते हैं, अपने क्षेत्र में मतलब काफ़ी ज़्यादा अनुभव होता है, जैसे में कला साहित्य विज्ञान वगैरह के क्षेत्र में क्या है, एक मतलब प्रकाष्ठा हासिल किए हुए रहता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए सेवानिवृत्ति होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, तो ये देखिए 29 का आंसर हो जाएगा, 29 का आंसर डी हो जाएगा। नहीं, किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कितने अनुच्छेद कितने के तहत, अनुच्छेद 124 के क्लॉज 7 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त के बाद किसी भी न्यायालय में कार्य नहीं कर सकते हैं, अनुच्छेद 124 के क्लॉज 7 के तहत। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या है, इसमें राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है,
राज्य विधान परिषद का प्रावधान, राज्य विधान परिषद का प्रावधान कहाँ रखा गया है? तो अनुच्छेद 171 में रखा गया। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसमें। उसके बाद 31 नंबर देखिए, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित है? अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित है? तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? 31 का आंसर हो जाएगा, 31 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ? संसद में निहित है, संसद में निहित है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होगा और 2 अन्य सदस्य होंगे, 2 अन्य सदस्य होंगे। यानी टोटल कितना सदस्य हो गया? राज्य मानवाधिकार आयोग में टोटल कितना सदस्य हो गया? तो 3 सदस्य हो गया। टोटल कितना? 3 सदस्य हो गया। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। उसके बाद देखिए 33 नंबर, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था। तो कब लाया गया था? 1991 में लाया गया था। तो कौन सा विधेयक था? तो ये था भूमि सुधार अधिनियम था, भूमि सुधार अधिनियम पहला था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? तो ये प्रावधान केवल और केवल बिहार में है। पंचायती राज व्यवस्था में, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य को है? तो केवल और केवल बिहार को है। यानी पंचायती राज के जितने भी, पंचायती राज में जो मतलब ये सरपंच होता है, वो किसी को अगर कोई गलती करता है तो उसको बंदी मतलब कि जेल भेज सकता है और 1000 तक जुर्माना लगा सकता है। जेल मैक्सिमम 3 महीना तक जेल का सज़ा सुना सकता है और 1000 रुपया जुर्माना दे सकता है। ये शक्ति किसको प्रदान है? तो पंचायत राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को। तो न्याय ये कौन सा राज्य को? तो बिहार को, बिहार को। यानी बिहार में जो सरपंच होता है उसको इतना पावर है कि वो कि जो गलती करता है तो उसको मतलब सज़ा के हिसाब से 3 माह का जेल दे सकता है या और 1000 रुपया जुर्माना लगा सकता है। उसके बाद देखिए 35 नंबर, वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है। तो वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय कार्ल मार्क्स को जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय। अब देखिए इनके साथ साथ साम्यवाद का जनक भी इन्हीं को माना जाता है, साम्यवाद के जनक कार्ल मार्क्स ही माना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस नहीं है? ग्रीन हाउस नहीं है। तो 36 का आंसर क्या होगा? 36 का आंसर ये हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड पाया जाता है लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं पाया जाता। बाकी मीथेन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, ओजोन पाया जाता है। उसके बाद देखिए 37 नंबर, संसार का सबसे ऊंचा झील टिटिकाका किस पर्वतमाला में है? तो टिटिकाका झील कहाँ पे है? तो टिटिकाका झील एंडीज पर्वत माला पे है। एंडीज पर्वत कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। एंडीज पर्वत कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में है। ये विश्व का सबसे ऊंचा नौकायन झील है, विश्व का सबसे ऊंचा नौकायन झील इसी को बोला जाता है, टिटिकाका झील को। टिटिकाका झील बेसिकली कौन सा देश में है? टिटिकाका झील पड़ता है पेरू और बोलीविया के सीमा पे है, पेरू और बोलीविया के सीमा पे है। टिटिकाका झील कहाँ? पेरू और बोलीविया के सीमा पे है। और देखिए ये जो एंडीज पर्वतमाला है ये विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है, विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद देखिए अब क्वेश्चन नंबर 38, किसी राज्य के विधानसभा का सभापति अपना इस्तीफा किसको देगा? तो उपसभापति को देगा। क्या हो जाएगा? 38 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निर्यात आयात बैंक यानी एग्जिम बैंक का गठन किस वर्ष हुआ था? एग्जिम बैंक का गठन हुआ था 1982 में। कब हुआ था? 1982 में। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए भारत में भविष्य निधि है, भारत में भविष्य निधि है। तो 40 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा? 40 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ये हो जाएगा संविदा आधारित बचत। संविदा आधारित बचत ये क्या है? भारत का भविष्य निधि है, यानी कुछ पैसा को बचा कर रखने वाली एक अकाउंट से एक तरह से। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46, बाकी ऊपर में मैथ था। यहाँ पे देखिए लाल रक्त कण उत्पन्न होते हैं, लाल रक्त कण उत्पन्न होते हैं तो कहाँ पे उत्पन्न होगा? अस्थि मज्जा में होगा। कहाँ? आंसर डी हो जाएगा इसका।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद सिलिकॉन होगा। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट सिलिकॉन है। अर्धसूत्री विभाजन पाए जाते हैं, अर्धसूत्री विभाजन पाए जाते हैं तो किस में पाए जाते हैं? तो तरुण पुष्प कलियों में, तरुण पुष्प कलियों में पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? 48 का आंसर डी हो जाएगा। यानी अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में पाया जाता है, जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। उसके बाद देखिए 49 नंबर, सूर्य की 1.44 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर सीमा। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराया जाता है तो उसका भार भार क्या होगा? अपरिवर्तनशील होता है। अपरिवर्तन भार क्या होगा? अपरिवर्तनशील होगा। 50 का आंसर हो जाएगा, 50 का बी हो जाएगा, अपरिवर्तन होगा। उसके बाद देखिए, बल का सीजीएस मात्रक होता है, बल का सीजीएस मात्रक होता है तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 51 का हो जाएगा सी हो जाएगा, बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है, बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। उसके बाद 52 नंबर देखिए, कैफीन कहाँ पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है कॉफ़ी में, कैफीन कॉफ़ी में। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है और पालक में क्या पाया? आयरन पाया जाता है। उसके बाद देखिए 53 नंबर, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। आंसर सी। एक फैदम बराबर कितना होता है? एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। एक फैदम बराबर 6 फीट होगा, या फिर एक फैदम बराबर 1.129 मीटर। एक फैदम बराबर 6 फीट या फिर 1.829 मीटर, 1.829 मीटर। उसके बाद देखिए आगे, सूक्ष्म जीवित कोशिका है, सूक्ष्म जीवित कोशिका है तो माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा की सूक्ष्म जीवित कोशिका है और ये माइकोप्लाज्मा की ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नत्ती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच कोण 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री का कोण बनता है। उसके बाद 57 देखिए, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन कहाँ? मुख से प्रारंभ होता है, मुख से प्रारंभ होता है और मुख में सबसे पहले किसका पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। मुख में पाया जाता है टाइलिन, टाइलिन नामक एंजाइम। उसके बाद देखिए, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो 58 का आंसर क्या होगा? 58 का आंसर हो जाएगा बी, प्रोटॉन पे धनावेश होता है। प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे 0 होता है। उसके बाद देखिए 59 नंबर, 59 में देखिए, भारत के प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो कौन थी? कल्पना चावला थी, कल्पना चावला थी। देखिए इसमें कुछ और बेसिक फैक्ट देखिए, जैसे कल्पना चावला ये कोलंबिया से अंतरिक्ष यान से, मतलब वो अंतरिक्ष यान क्या हो गया? दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिनमें इनकी मृत्यु प्राप्त हो गई थी। उसके बाद 60 नंबर देखिए, अदरक होता है रूपांतरित, अदरक होता है रूपांतरित तो इसका आंसर क्या होगा? तना का रूपांतरित भाग है। उसमें देखिए अदरक में नोड और एंटी नोड पाया जाता है। उसके बाद 61 नंबर देखिए, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता तो कितना होता? देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी होगा आंसर, इसका आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब जितना है उसका चौथाई भाग, अब जितना है उसका चौथाई भाग इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 62 नंबर, निम्नलिखित तत्वों में कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? सर्वाधिक यौगिक निर्माण करने वाला तत्व कौन होगा? 62 का आंसर क्या होगा? 62 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कार्बन। उसके बाद देखिए 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? सागर में सर्वाधिक सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका बी होगा। उसके बाद 64 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? तो देखिए इसका आंसर होगा 64 का आंसर ये हो जाएगा, जाइमेज जो है, जाइमेज एंजाइम जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरित करता है। जिस विटामिन में क्वाल्ट होता है वह, जिस विटामिन में क्वाल्ट होता है वह होता है तो क्या होता है? विटामिन बी ट्वेल्व में क्वाल्ट पाया जाता है। उसके बाद 66 नंबर देखिए, किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्रेशन के लिए प्रस्तुत किया गया है? तो 66 का आंसर क्या होगा? 66 का आंसर ये हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा कहाँ की काई चटनी, कहाँ की? उड़ीसा की है। विश्व मलाला दिवस
किस दिन को मनाया जाता है? विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। इसके बाद देखिए 68 नंबर, कौन सी संस्था भारत रंग महोत्सव 2022 का आयोजन करती है? तो कौन करती है? 68 का आंसर क्या होगा? 68 का आंसर ये हो जाएगा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। अब यहाँ से करंट अफेयर है, करंट अफेयर जल्दी जल्दी देख लेंगे हम लोग। 69 नंबर देखिए, पलीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और पिचरवम मैग्रोव जिन्हें रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है, वह किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तो ये है तमिलनाडु में। कौन कौन? पलीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैग्रोव। रामसर साइट कहाँ है? तमिलनाडु में। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 1971 में हुआ था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 70, किस वर्ष भारत को बाजरे वर्ष के रूप में मनाया गया? किस वर्ष भारत ने बाजरे वर्ष के रूप में मनाया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 70 का आंसर हो जाएगा, 70 का आंसर सी हो जाएगा, 2018 को बाजरे वर्ष के रूप में मनाया था भारत। क्वेश्चन नंबर 71, हाल ही में शुरू की गई रेवा मैप डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू किया गया? तो किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय विद्युत मंत्रालय, आंसर सी हो जाएगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72, भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पे आयोजित किया जाता है? कृषि जनगणना कितने वर्ष में होता है भारत में? तो 72 का आंसर हो जाएगा, 72 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 5 वर्ष के अंतराल पे होता है। 73 नंबर देखिए, किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा। किसके द्वारा मतलब किया गया है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा किया गया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 74, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया। उन्होंने कितने वर्ष तक शासन किया था? कितने वर्ष तक शासन किया था? तो 74 का आंसर क्या होगा? 74 का आंसर हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा, 70 वर्ष 7 महीने तक शासन किया। उसके बाद देखिए 75 नंबर, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू किया है? स्माइल 75 पहल शुरू किया है, तो कौन किया है? 75 का आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 75 का आंसर इसमें डी हो जाएगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है स्माइल 75 स्कीम। उसके बाद देखिए 76 नंबर, द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस अन्य देश में के बीच आयोजित किया गया है? तो 76 का आंसर इसमें क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, मलेशिया के बीच। 77 नंबर देखिए, भारत की पहली समय शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पहली समय शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 77 का आंसर हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा, INS कर्ण। उसके बाद 78 नंबर देखिए, लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, व्लादिमीर जेलेंस्की। व्लादिमीर जेलेंस्की यानी व्लादिमीर जेलेंस्की होगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए 79 नंबर, हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित? 79 का क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा इसका सुएला ब्रेवरमैन, सुएला ब्रेवरमैन, आंसर सी। उसके बाद देखिए 80 नंबर, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 28 सितंबर, 28 सितंबर, आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा मून लाइटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? मून लाइटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से डी कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये मून लाइटिंग जो है ये शुरू किया गया है विप्रो के द्वारा शुरू किया गया ऐसे। उसके बाद देखिए 82 नंबर, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गया? पहला भारतीय कौन बन गया? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बजरंग पुनिया। उसके बाद देखिए 83 नंबर, किस राज्य ने भारत के पहले कडाबूर सिलेंडर लोरिसिस अभयारण्य की घोषणा की? कडाबूर सिलेंडर लोरिस अभयारण्य की घोषणा की किस राज्य ने? तो किस राज्य ने किया है? 83 का आंसर क्या हो जाएगा? 83 का आंसर सी हो जाएगा, तमिलनाडु ने घोषणा किया है। ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम को नियमन अध्यादेश 2022 किस राज्य में लागू किया गया है? तो कहाँ पे लागू किया गया है? तो ये किया गया है
तमिलनाडु में ऑनलाइन गेम और ऑनलाइन जुआ पे नियमन का अध्यादेश जारी किया गया है। उसके बाद 85 नंबर देखें, नया लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? 85 का आंसर क्या हो जाएगा? 85 का आंसर हो जाएगा इसमें बी हो जाएगा, भारतीदास। उसके बाद देखिए अभी चेंज हो गया है। 86 रेल मंत्रालय के स्टेशन पूर्व विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? तो उस योजना का नाम क्या है? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी हो जाएगा अमृत भारत स्टेशन योजना, आंसर भी। उसके बाद 87 नंबर देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली? तो किसने शपथ लिया? एक ही आदमी है जो ले सकता है। 87 नंबर 87 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू। उसके बाद देखिए 88 नंबर, किस राज्य में विश्व स्तरीय काइंग काइकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना किया गया? क्या है? काइकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना की जाएगी, तो कहाँ किया जाएगा? तो ये हो जाएगा 88 का आंसर। 88 का आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड में किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स ने किस मिसाइल के एक्स एक्स क्या है एक्सटेंड रेंज एयर लॉन्च वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? एक्सटेंड रेंज का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, तो किसका किया है? तो 89 का आंसर क्या होगा? 89 का आंसर यह हो जाएगा, ब्रह्मोस का किया है, ब्रह्मोस का। उसके बाद 90 नंबर देखिए, किस संस्था को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है। 90 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, IIS बेंगलुरु को। IIS बेंगलुरु को। दक्ष किस संस्था द्वारा स्वचालित पेटेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेटेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? तो 91 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। इसके बाद 92, बिहार में सबसे कम अनुसूचित जनजाति की संख्या किस जिले में है? तो कहाँ पे है सबसे कम अनुसूचित जनजाति की संख्या? तो यह है शिवहर जिला में। शिवहर जिला में सबसे कम अनुसूचित जनजाति की संख्या है। तेलहरा झरना किस जिले में? तेलहरा झरना किस जिले में है? तेलहरा झरना किस जिले में है? तो ये तो है बक्सर में। तेलहरा झरना कहाँ? बक्सर में। वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क किस जिले में अवस्थित है? तो वाल्मीकि नगर कहाँ पे है? 94 का आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, पश्चिम चंपारण में है वाल्मीकि नेशनल पार्क। उसके बाद 95 नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो कब किया गया था? इनको किया गया था सम्मानित, कब किया गया था? 95 का आंसर क्या हो जाएगा? 1962 में किया गया था। भारत रत्न शुरू कब हुआ था? 1954 में हुआ था। सबसे पहले किसको मिला था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। सबसे पहली महिला ये इंदिरा गांधी को। सबसे पहला विदेशी खानाबुल गफ्फार खां को। और सबसे पहले मरणोपरांत किसको मिला था? तो लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत मिला था। उसके बाद आगे देखिए, इंद्रपुरी बैराज का निर्माण कब हुआ था? इंद्रपुरी बैराज का निर्माण कब हुआ था? 96 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, 1968 में, 1968। उसके बाद देखिए 97 नंबर, बिहार के ऋतिक आनंद का संबंध किस खेल से है? बिहार के ऋतिक आनंद का संबंध किस खेल से है? तो इसका खेल संबंध जो है बैडमिंटन से है। उसके बाद आगे, बिहार के किस जिले में सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? कहाँ पे किया जाएगा? 98 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सीतामढ़ी में किया जाएगा। उसके बाद देखिए, बिहार के कितने जिलों में 50-50 बेड के बालिका रक्षा गृह खोले जाएंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, 38 जिलों में खोले जाएंगे, मतलब बिहार के सभी जिलों में। बड़े राज्यों के श्रेणी के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? तो 100 का आंसर क्या हो जाएगा? 100 का आंसर ये हो जाएगा, तेलंगाना है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।